हेलो दोस्तों, मैं हूं पीके नागौरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान से काम में। तो लीजिए हम फिर हाजिर है रीट 2021 का एक संस्कृत भाषा का एक नया टॉपिक लेकर के। आज हम पढ़ेंगे संधि। तो संधि क्या होती है? वैसे यह व्याकरण का एक थोड़ा कठिन टॉपिक माना जाता है, बिंदु माना जाता है। संधि, मेल, मेल कैसे होता है, किसके बीच में होता है, यह तो हम आगे जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संधि की। तो देखिए, सबसे पहले संधि शब्द की व्युत्पत्ति, संधि शब्द कैसे बना। तो देखिए, संधि शब्द है व्युत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक दुधाय धातु यानी धा धातु उपसर्गे धो की इस सूत्र से की प्रत्यय करने पर संधि शब्द बनता है। धा धातु के पहले सम उपसर्ग और बाद में की प्रत्यय, ये की प्रत्यय है वो उपसर्गे धो की इस सूत्र से लगता है। तो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु में की प्रत्यय लगने पर यह संधि शब्द बनता है। तो संधि शब्द में की प्रत्यय है, सम उपसर्ग है। अब हम संधि शब्द की परिभाषा देखते हैं। तो संधि क्या है, देखिए, वर्ण संधानम संधि, वर्णों का संधान ही संधि है। वर्णों का संधान ही संधि है। संधान का अर्थ होता है मेल करना। द्वयो वर्णयो परस्परम यत संधानम मेलनम वा भवति तत् संधि रीति कथ्यते। दो वर्णों का जहां परस्पर मेल होता है, दो वर्णों या अक्षरों का जहां परस्पर संधान या मेल होता है वहां संधि कही जाती है। तो यहाँ पर केवल दो वर्णों का ही मेल संधि होती है, यानी दो शब्द है उनका मेल है वो संधि नहीं है। दो वर्णों का आपस में मेल, यानी जहां दो वर्ण मिलकर के एक नया वर्ण बनाते हैं या उस वर्ण में कोई विकार या परिवर्तन आ जाता है तो वहां संधि होती है। पाणिनि ने देखिए संधि की क्या परिभाषा दी है। परः शनिकर्ष संहिता, परः शनिकर्ष संहिता अर्थात वर्गों की, यहाँ वर्गों नहीं है, वर्णों की अत्यधिक निकटता संहिता कही जाती है। संहिता वो संधि को कहते हैं। जब दो वर्णों की अत्यधिक निकटता हो तो वो उन्हें संहिता कहते थे, यानी संधि कहते थे। कैसे, देखिए, सुधि प्लस उपास्य, यहां पर पूर्व पद सुधि का अंतिम वर्ण है वो ई और उत्तर पद उपास्य का पहला वर्ण है उ। तो ई और इकार और उकार ये दोनों वर्णों की अत्यधिक निकटता है। इन प्रकार की या इस प्रकार की वर्णों की निकटता ही संस्कृत में संहिता कही जाती है या संधि कही जाती है। तो संधि किसे कहते हैं? जब दो वर्ण आपस में अत्यंत निकट अवस्था में हो या उनमें मेल होता है तो उनमें परिवर्तन, विकार या नया शब्द बनता है या कोई नया आदेश होता है तो उसे हम संधि कहते हैं। तो दो वर्ण जब आपस में मिलकर के एक नया वर्ण बनाते हैं या उनमें परिवर्तन होता है या विकार आ जाता है तो हम उसे संधि कहते हैं। अब देखिए संधि के भेद। संधि भेदा संस्कृत व्याकरण संधि त्रयो भेदा संधि, तीन भेद है। कौन कौन से, देखिए, अच संधि यानी स्वर संधि, हल संधि यानी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये तीन है। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि, जिसे हम संस्कृत में अच, हल और विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अच संधि यानी स्वर संधि का अध्ययन करते हैं। यदा द्वयो स्वरियो संधानम मेलनम वा जायते तत्संधानम स्वर संधि अच संधि वा कथ्यते। जब केवल दो स्वरों का ही आपस में मेल होता है, यानी स्वर के बाद स्वर आने पर पूर्व पद में भी अंतिम अक्षर है वो स्वर है और उत्तर पद का पहला अक्षर भी स्वर है, इन दो स्वरों के आपस के मेल को हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। अत्र अच संधौ स्वरस्य स्थाने आदेशो भवति।
स्वर संधियो अष्टविधा भवन्ति। यहाँ पर स्वर संधि में स्वर के स्थान पर ही आदेश होता है। आदेश यानी किसी नए वर्ण का आगम। स्वर संधि 8 प्रकार की होती है। स्वर संधि है वो 8 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी होती है। इण संधि, अयादि संधि। एतयो संध्यो पूर्वस्य एकस्य वर्णस्य स्थाने आदेशो भवति। ये जो दो संधियां हैं, इण संधि और अयादि संधि, इनमें जो पूर्व पद यानी पहला पद होता है उसके अंतिम वर्ण पर ही परिवर्तन होता है, उसके स्थान पर कोई नया वर्ण आता है। अगला जो स्वर होता है वह अपने स्थान पर ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। केवल जो उसकी मात्रा है वो नए आने वाले वर्ण में जुड़ जाती है। अब आगे देखिए, गुण संधि, वृद्धि संधि, श्रवण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि। ये 5 प्रकार और हो गए। 2 पहले पढ़े थे हमने, यौन संधि, अयादि संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि, श्रवण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि और पररूप संधि। पंचस्वपि संधिषु पूर्वस्य परस्य च स्थाने एकादेशो भवति। यहाँ पर जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण है और उत्तर पद का पहला वर्ण है, उन दोनों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है या नया आदेश हो जाता है, यानी दोनों जगह परिवर्तन होता है, पहले स्वर में भी और अगले वाले स्वर में भी। और अंतिम प्रकार है प्रकृति भाव संधि। इसमें क्या होता है, अत्र आदेशो भावो भवति। यहाँ आदेश का अभाव होता है, यानी यहाँ कोई आदेश या कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब क्या परिवर्तन नहीं होता है, यह तो हम जब संधि पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो सबसे पहले चलो शुरू करते हैं श्रवण दीर्घ संधि से। इस संधि को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। श्रवण दीर्घ संधि क्या है, देखिए, अकह श्रवण दीर्घ, यह सूत्र है। इस सूत्र से यह संधि चलती है। देखिए, तो इस संहिता के विषय में अक प्रत्याहार के परे श्रवण अची होने पर पूर्व और पर के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, मैं आपको बताता हूं। अक प्रत्याहार, अब अक प्रत्याहार का मतलब हुआ अ इ उ री लृ, ये अक प्रत्याहार है। अ इ उ यानी ये सब चाहे हर्षव हो या दीर्घ हो, अ इ उ री और लृ के बाद में श्रवण अच होने पर, श्रवण यानी समान, अच अच यानी स्वर, यानी ए के बाद ए आए या आए, ए और आ तो समान है, तो ए या आ के बाद में ए या आए, ई या ई के बाद में ई या ई आए, ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आए, री या री के बाद में री या री आए और लृ के बाद में लृ आए। ये समान शब्द है। इन समान शब्द के बाद, ये समान अक्षर है तो समान स्वर के बाद में समान स्वर आए, यानी यदि कोई दूसरा स्वर आ जाता है, यानी ए के बाद में ई आए तो यहां पर दीर्घ संधि नहीं होगी, ऊ के बाद में ए आए तो भी नहीं होगी। सवर्ण, सवर्ण यानी करता है समान, समान स्वर आना जरूरी है। समान स्वर आने पर क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। और दीर्घ का मतलब हुआ कि जो ए या आ के बाद में ए या आ आए तो उसका दीर्घ स्वर है वो गुरु स्वर है, आ हो जाता है दीर्घ वाला। ई या ई के बाद में ई या ई आए तो ई हो जाता है। ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ आए तो ऊ हो जाता है, यानी दीर्घ वाला हो जाता है, जिसके पर उच्चारण का समय अधिक लगता है, बड़ा वाला बोल सकते हैं हम, वैसे स्थानीय रूप से बोलने पर बड़ा वाला। तो देखिए इसके उदाहरण में आपको बता देता हूं, या एक बार फिर से ये जो नीचे लिखा हुआ देखिए, हरिस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद हरिस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो, यानी समान रूप से आए तो दोनों के स्थान में उसी वर्ण का दीर्घ आ ई उ और री हो जाता है। अब री दीर्घ कैसे होता है आपको मैं बताता हूं। देखिए, री होता है वो दीर्घ ऐसे लिखा जाता है, एक बार और 2 बार, ये दीर्घ है। जब हम 2 बार नीचे से करते हैं ऐसे तो वो दीर्घ हो जाता है। अब देखिए मैं आपको इसके उदाहरण बताता हूं। पहला है ए या आ के बाद में ए या आ आए तो उसका दीर्घ है वो आ होता है, यानी समान स्वर आना चाहिए, ए या आ
उसके आगे भी ए या आ, तो समान होने पर ही दीर्घ संधि होती है। जैसे दैत्य प्लस अरि, दैत्य प्लस अरि। तो यहां पे देखिए जो पूर्व पद है दैत्य, पहला वाला पद है दैत्य, पूर्व पद है, उसमें य में ए स्वर है और आगे भी ए है। तो ए और ए दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, आ, यानी समान स्वर आने पर उसका दीर्घ हो जाता है। तो ए और ए दोनों के स्थान पर आदेश होगा आ का, तो बना दैत्य आ और री। अब यह में से हमने क्या किया, ए और इस ए को मिलाकर तो आ बना दिया, तो यह हो गया आधा। अब ये देखिए यह आधा कैसे होता है, देखिए ऐसे, यहां इसके नीचे आ गया हलंत और आगे आ गया, दोनों ए मिलकर के आ बन गए और आगे है री। तो हुआ क्या, इस ये में वो आ चला जाएगा तो या बन जाएगा। तो या बनने पर क्या होता है, देखिए इसको मिटा देते हैं। तो या बनने पर क्या हुआ, दैत्यारी, दैत्यारी, दैत्य प्लस अरिस, दैत्यों का शत्रु दैत्यारी। आगे देखिए रत्न प्लस आकर, तो पूर्व पद में अंत में ए है और आगे आ आया हुआ है, तो ए और आ मिलकर के भी आ बनते हैं, क्यों समान स्वर है। तो ए और आ का आ बना तो बना रत्नाकर। अब देखिए आगे यथा प्लस अर्थ, पहले आ है और बाद में ए है, तो आ और ए मिलकर के भी आ ही बनते हैं। तो यथा प्लस अर्थ, तो आ और ए आ बना तो बना यथार्थ। विद्या प्लस आले, इसमें भी अंत में आ है और आगे भी आ है, तो दोनों मिल आ मिलकर के आ ही बनेंगे। स्वर्ण स्वर होने पर दीर्घ हो गया आ, तो बना विद्यालय। अब देखिए आगे दिया हुआ है ई या ई के बाद में भी ई या ई आए तो दीर्घ ई या गुरु ई हो जाता है। कैसे, देखिए अति प्लस यू, अति प्लस यू, इसमें हरिस्व ई है, इसमें भी हरिस्व ई है, यानी छोटा ई है, दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाते हैं। देखिए दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो गया तो बना अतियु। परिक प्लस इक्सा, परिक प्लस इक्सा, हरिस्व ई है इसमें पूर्व पद में और उत्तर पद में दीर्घ ई है, पर लेकिन दोनों मिलकर के दीर्घ ई ही बनेंगे, इसलिए इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। तो बना परीक्षा। महति प्लस इच्छा, महति प्लस इच्छा, तो इसमें दीर्घ ई है और इसमें हरिस्व ई है, लेकिन दोनों मिलकर के दीर्घ ई, महतिच्छा। श्री प्लस ईस, दोनों में ही दीर्घ ई है, दोनों पदों में, पूर्व पद और उत्तर पद, तो दोनों मिलकर के दीर्घ ई बनाई है श्रीस। अब देखिए आगे है उ प्लस उ, हरिस्व या दीर्घ उ के बाद में भी हरिस्व या दीर्घ उ आए, यानी उ के बाद में उ यानी समान स्वर आए तो उ ही बनता है, यानी वो दीर्घ उ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए भानु प्लस उदय, उ हरिस्व उ के बाद में हरिस्व उ आया हुआ है, लेकिन दोनों मिलकर के दीर्घ उ बना लिया है भानुदय। आगे देखिए भानु प्लस उष्मा, हरिस्व उ के बाद में दीर्घ उ आया हुआ है, तो दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, दीर्घ उ बनाएंगे भानुष्मा। वधु प्लस उत्स्व, दीर्घ उ के बाद में हरिस्व उ छोटा उ आया हुआ है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ उ बनाएंगे वधुत्स्व। भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, तो भू में दीर्घ उ है और ऊर्जा में उ भी है, वो दीर्घ है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ ही बनाएंगे भूर्जा। अब देखिए री के बाद में री आए तो दीर्घ री हो जाता है। अब दीर्घ री अभी आपको मैंने बताया था कि दीर्घ री है वो कैसे होता है, ऐसे करके एक बार और दो बार, ये यहाँ पे फॉन्ट नहीं था तो मैं लिख नहीं पाया, यहाँ पे दीर्घ री ऐसे होता है।
इसके आगे मैंने इनका जो संधि पद वो लिखा नहीं है, वो मैं लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पे दीर्घ री बन नहीं रहा था इसलिए। तो देखिए पितृ प्लस ऋणम, री के बाद में री आया हुआ है, री के बाद में री, पितृ में री है और उसके बाद में री आया हुआ है। समान स्वर आने पर क्या होता है, वो दीर्घ री में बदल जाएगा। यहां ऐसे करके ऐसे पितृणम, पितृणम, यहां पे ये दीर्घ री बन जाएगा नीचे। अब देखिए नीचे वाला शब्द है वो है कृत्र प्लस ऋणी, कृत्रि प्लस ऋणी। तो यहां पे री के बाद में री आया हुआ है, री के बाद में री आया हुआ है, तो इसका भी दीर्घ री हो जाएगा। अब वो कैसे होता है देखिए, यहां इससे नीचे चल गएगा और इसके ऊपर ऐसे कृतर्णी। तो यहां पे देखिए हमने श्रवण दीर्घ संधि का अध्ययन किया, यानी श्रवण समान दीर्घ स्वर, यानी समान स्वर आने पर पूर्व पद में और उत्तर पद में समान स्वर आने पर जो भी नया आदेश होगा उसमें दीर्घ स्वर बन जाएगा, समान दीर्घ स्वर बनेगा। यानी ए के बाद में ए आए चाहे ए के बाद में आए, दोनों मिलकर के आ ही बनाएंगे। ई के बाद में ई या ई के बाद में ई आए तो भी ई बनेगा, और ऊ के बाद में ऊ या ऊ के बाद में ऊ आए तो भी ऊ ही बनेगा, और री के बाद में री आए तो भी री ही बनेगा। तो यहां हमने श्रवण दीर्घ संधि का अध्ययन किया, यानी समान स्वर के बाद में समान स्वर आने पर दीर्घ हो जाता है, उसी का दीर्घ हो जाता है। अब देखिए आगे, देखिए गुण संधि, गुण क्या है, विशेष गुण क्या हो जाता है, देखिए इसका सूत्र है आद गुण है। इस सूत्र से क्या होता है, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ई अथवा ई, ऊ अथवा ऊ, री या लरी वर्ण आए तो इसके बाद में, यानी पहले पद में ए या आ हो अंत में और दूसरे पद के शुरुआत में ई, ऊ, री या लरी हो, तो क्रमशः क्या होता है, क्रमशः ई का हमें ए करना है, यानी गुण एकादेश होता है। गुण एकादेश क्या होता है, ई का ए हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा, री का अर हो जाएगा और लरी का अल हो जाएगा। गुण हो जाता है, गुण यानी उसमें गुण आ जाते हैं। तो क्या गुण किसके आएंगे, गुण एकादेश क्या होता है, ए ओ और अल ये आ जाते हैं। अब कैसे आते हैं देखिए, यानी ए या आ के बाद में ई या ई आए तो ए कैसे होता है, देखिए गज प्लस इंद्र, गज प्लस इंद्र, तो पहले वर्ण में ए है अंत में, और सॉरी पूर्व पद में यानी पहले पद में ए है और दूसरे पद के यानी उत्तर पद के पहला वर्ण है वो ई है, तो ए के बाद में ई आया है, तो ए और ई दोनों मिलकर के ए बनाते हैं। ये हमने पढ़ा था कि उन 5 संधियों में दोनों जगह आदेश होता है, तो ए और ई दोनों मिलकर के ए बनाया। तो अब बनेगा कैसे देखिए, बनता है ऐसे, तो गज का जब ए तो ए में बदल जाएगा तो इसमें स्वर न रहने से हलंत आएगा। अब हुआ क्या, ए और ए दोनों मिलकर के क्या बनाए, ए। अब ई का भी ए बना है तो शेष जो रहा है वह है ये है। अब हुआ क्या, इस जय में ए की मात्रा वो चली जाएगी, क्योंकि व्यंजन के बाद स्वर आ रहा है तो यह तो है ही कि इसमें इसकी मात्रा हो जाएगी। तो अब बनेगा क्या, बनेगा ऐसे, तो गैम में इसमें जय में ए की मात्रा बन रहा गजे, और अगला वाला शब्द है वो जुड़ करके नाम बन जाएगा गजेंद्र, गजेंद्र। अब इसी प्रकार देखिए यथा प्लस इष्ट, आ के बाद में ई आया हुआ है, तो आ के बाद में ई आया हुआ है तो उस आ और ई की जगह ए बना, और उसी तरह है थ में ए की मात्रा जोड़ने पर यथेष्ट है। उसी प्रकार गण प्लस ईस, ए के बाद में ई आया हुआ है तो ए और ई दोनों मिलकर के ए ही बनाते हैं, तो ण में ए की मात्रा जोड़ने पर णे बना, तो गए णे स। और इसमें संधि में हमें यह ध्यान रखना जरूरी है कि केवल पूर्व पद का अंतिम अक्षर और
उत्तर पद का पहला अक्षर यही परिवर्तन होता है, बाकी किसी भी जगह है वो परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इसका जो उपदेश अवस्था है, पहली अवस्था है ग और अंतिम अक्षर स है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये वैसे के वैसे अपने स्थान पर रहते हैं, बाकी जो अंतिम और पहला है अक्षर है वही चेंज होता है। तो गणेश गणेश है ये नाम बना। अब देखिए महा प्लस ई से आ के बाद में ई आया हुआ है, तो आ और ई की जगह ही चेंज होगा, परिवर्तन होगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। देखिए महा तो ई से यानी तो ए बना, तो है में ए की मात्रा, तो मैं हे से महेश है। अब इसी तरह आगे देखिए ए या आ के बाद में ऊ या ऊ आए तो भी क्या बनता है, ओ बनता है। क्या बनता है देखिए पर प्लस उपकार है, पर प्लस उपकार है। र के बाद में यानी ए के बाद में ऊ आया हुआ है, तो ए के बाद में ऊ यानी र में ए की मात्रा है, तो ए के बाद में ऊ आया हुआ है तो बना है ओ। तो ओ की मात्रा र में जोड़ने पर बना रो, तो बना परोपकार है। महा प्लस उदय आ के बाद में ऊ आने पर ओ बना, तो है में ओ की मात्रा जोड़ने पर बना हो, तो बना महोदय। महा प्लस उदय महोदय। एक प्लस ऊन ए के बाद में ऊ आया है, तो दोनों मिलकर के ओ बनाएंगे। ए के बाद में ऊ, तो दोनों मिलकर के ओ बनाएंगे, तो बना को, तो एक को न है, एक ओ न है। महा प्लस ऊर्णम आ के बाद में ऊ आया हुआ है, यानी तो दोनों मिलकर के बनाएंगे ओ, तो वह है में जुड़ने में बनेगा हो, तो बना महोर्णम। अब देखिए आगे कि ए या आ के बाद में री आए तो बनता है अर, जिसमें र है वो व्यंजनांत है, यानी उसमें स्वर की मात्रा नहीं है, और पहले लगा हुआ ए लगा हुआ है, और बाद में र है जो स्वर रहित है। अब हुआ क्या देखिए, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म प्लस ऋतु। अब हुआ क्या, इसमें ए की मात्रा है, आगे री आया हुआ है, तो ए के बाद में री आने पर क्या हुआ, ये मैं है वो तो हो जाएगा स्वर के रहित, क्योंकि उसमें ए और री बन करके क्या बन गए, अर बन गए। अब इनका बन गया अर, शेष बचा तू, इस तरह। अब ये ए है, ये इस मैं में चला जाएगा, तो मैं क्या हो गया, पूर्ण हो गया। लेकिन जो र है वो तो बिना स्वर के है, तो ये तो तय के ऊपर निकलेगा, तो यहाँ पे तय के ऊपर हम इसे लगा दिया, तो इस तरह बनेगा। तो अब हम इस पूर्ण शब्द को बनाते हैं। देखिए तो बना ग्रीश, यह शब्द तो पूरा है ग्रीश, यह तो पहले से है ही। अब मैं जो कि बेशक है जैसा जैसा ये, लेकिन इसमें ए आने पर पूरा पूर्ण हुआ है, तो ग्रीष्म तू, र है वो ऊपर चला गया, ग्रीष्म तू। इसी प्रकार महा प्लस ऋषि, आ और रे ये दोनों मिलकर के अर बनाते हैं, तो है वो ए पूर्ण हो जाएगा, है में वो ए आ जाएगा, क्यों है का जो आ है वो तो चला गया था अर बनाने में, तो वापस ए जुड़ने पर बनता है मह, और आगे शी है ये, और र ऊपर चला जाएगा, क्यों र आधा है, तो महर्षि। ब्रह्मा प्लस ऋषि, तो इसमें भी अर जुड़ने पर क्या बना, ब्रह्मर्षि। अब देखिए आगे ए या आ के बाद में द्री आए तो क्या बनता है, अल बनता है। अल की तरह ही अल बना है, तो वैसे ल है वो स्वर रहित है, तो उसमें ल आधा रहेगा। जैसे तव प्लस द्रिकार, तव प्लस द्रिकार, तो यहाँ क्या हुआ कि वह ए है और आगे ली है, तो दोनों मिलकर के अल बनाएंगे, तो वापस वह तो आधा होगा, आधा हुआ क्यों कि उसमें से ए चला गया है, लेकिन अल वाला ए जुड़ने पर वह पूरा हो जाएगा, तो तव का तव रह जाएगा। लेकिन जो ल बनता है वो स्वरित आधा है, इसलिए क्या हुआ, ल आधा लिखा है, आगे कार लिख दिया, तुवलकार। उसी तरह है जो आगे है मम प्लस द्रिकार है, तो मम तो मम पूरा हो जाएगा क्योंकि ए जुड़ने पर पूरा हो जाएगा, लेकिन जो ल है वो स्वर रहित है, वो आधा हो जाएगा, तो ममलकार है। ऐसे अल बनता है। तो गुण संधि में क्या हुआ कि ए या आ के बाद में ई उ री या लरी आए, ए या आ के बाद में ई उ री या लरी आए, तो क्या होता है कि ए या ई का ए या उ का ओ, ए और री का अर, ए और
दरी का अल हो जाता है। ये हमने गुण संधि में देखा है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। आगे का भाग अगले वाले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में जरूर दबाएं ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।